हम लोग ब्लैक होल पे। ब्लैक होल क्या है? एक कोलैप्स्ड स्टार है। ये ब्लैक होल फॉर्म्स व्हेन ए मासिव स्टार कोलैप्सेस अंडर इट्स ओन ग्रेविटी आफ्टर, खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है। अब जब आफ्टर एग्जॉस्टिंग हिज इट्स न्यूक्लियर फ्यूल, जब इसका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होता है, इट कंप्रेसेस मैटर इनटू एन एक्सट्रीमली डेंस स्टेट विथ इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। फिर क्या होता है? ये अपना कंप्रेस करता है मैटर एक एक्सट्रीमली डेंस स्टेट में, जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल रहता है, जिसमें से अगर जिसके पास से यानी कि लाइट भी नहीं गुजर सकती वो भी खींच लेता है। ठीक। फ्लाइट रिकॉर्डर, उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। स्पॉट ऑन द सन, सन स्पॉट कहते हैं, या फोटो वो कहते हैं, अरे यार ऐसे कुछ कहते हैं। प्लेस इन अंटार्कटिका, नो साइंटिफिक रेलिवेंस इन ब्लैक होल। ब्लैक होल इनविजिबिलिटी ड्यू टू एक्सट्रीम ग्रेविटी, देखा जाए क्या है? ब्लैक होल आर नॉट विजिबल बाई ऑप्टिकल टेलीस्कोप बिकॉज दे डोंट एमिट लाइट। भाई क्योंकि वो खींच लेते हैं लाइट। देयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रांग दैट इवन फोटॉन्स, लाइट पार्टिकल्स कांट escape। बिल्कुल सही है। ठीक, इसी वजह से तो नहीं दिख पाता है। ब्लैक होल absorbs all radiation that fall on it. Black hole act as a perfect absorber due to its immense gravitational field. All incoming radiation और particles are absorbed. Nothing escapes including electromagnetic waves जैसे रेडियो, एक्सरे या लाइट, कुछ भी नहीं। ब्लैक होल्स एमिट हॉकिंग रेडिएशन, थ्योरेटिकल। हॉकिंग रेडिएशन मतलब ये बस एक थ्योरी दे दी गई है। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ब्लैक होल्स आर रियल एंड ऑब्जर्व्ड। M87 ब्लैक होल imaged in 2090. A tail of the comet always point away from the sun. कमेट का टेल हमेशा किधर रहेगा? सन से दूर रहेगा, क्योंकि भाई वो एक ए टेल ऑफ कमेट इज फॉर्म ड्यू टू सोलर विंड एंड रेडिएशन प्रेशर ऑफ द सन। इट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। हाँ भाई, क्योंकि उधर जा रहा है तो अवे ही रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कॉमेट्स मूवमेंट। आयन टेल, जैसे आयन टेल कंपोज्ड ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस पुश्ड बाय सोलर विंड। डस्ट टेल पुश्ड बाय रेडिएशन प्रेशर, मोर कर्व्ड डस्ट टेल टूवर्ड्स द सन नहीं है। ठीक, वो हमेशा सन के अपोजिट ही रहेगा, मतलब कुछ भी रहेगा वो अपोजिट ही रहेगा। व्हाट इज सुपर मासिव ब्लैक होल? अच्छा, ये कमेट क्या होता है? एक ऐसा मतलब कैलेस्टियल बॉडी होता है जो सोलर सिस्टम में घूमता है, और जब ये सूर्य के पास आता है तो इसके अंदर के बर्फ़ पिघल जाता है और इससे एक रोशनी सी चमकती हुई पूंछ बन जाती है, जो हमें आसमान में एक चमकती जैसी दिखती है, चमकता जैसा दिखता है। मतलब ये बर्फ़ धूल या चट्टान का होता है। और कोमा मतलब देखिए, कोमा क्या होता है? सूर्य के पास आने पर बर्फ वेपर बन जाता है और एक गैस और धूल का गोला बनाता है। ठीक, सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये कमेट्स रहते कहाँ हैं? कमेट्स आते हैं मोस्टली क्यूपर बेल्ट से और ऑर्ट क्लाउड से। क्यूपर बेल्ट उधर अपना प्लेटो के उधर है। इनका ऑर्बिट बहुत एलिप्टिकल होता है, यानी कभी बहुत दूर कभी सूर्य के पास। इन्हें कभी कभी नेक्ड आई से भी देखा जा सकता है। जैसे हेल कॉमेट हर 76 ईयर्स में दिखाई देता है। कॉमेट न्यू वाइज ये 2020 में देखा गया था। ठीक, हेल कॉमेट एक मशहूर कॉमेट है जो हर कुछ सालों में सूर्य के पास आता है और ज़मीन से दिखता है। ठीक है, ये कॉमेट होते हैं, क्यूपर उससे आते हैं कॉमेट। अब आते हैं हम लोग सुपर मासिव ब्लैक होल से। फाउंड एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज,
मासेस रेंज फ्रॉम मिलियंस टू बिलियंस ऑफ सोलर मासेस, मिलियन से बिलियंस सोलर मासेस, जैसे सेजिटेरियस ए एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे, ये क्या है, सुपर मासिव ब्लैक होल है। हॉकिंग रेडिएशन proposed by Stephen Hawking in 1974. Black holes may slowly evaporate by emitting particles due to quantum effect near the event horizon. ब्लैक होल में स्लोली एवोपरेट, अच्छा स्लोली क्या होंगे, एवोपरेट हो जाएंगे, बाई एमिटिंग पार्टिकल्स ड्यू टू क्वांटम इफेक्ट नियर द इवेंट हॉरिजन। इवेंट हॉरिजन क्या, उसका किनारा होता है ब्लैक होल का, वो क्या होता है, इवेंट हॉरिजन। इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप captured the first image of a black hole in galaxy M87 in 2019. Event Horizon Telescope EHT. हाईली डेंस स्टार्स आर कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार्स, जो बहुत हाईली डेंस होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स आर द रेमिनेंट्स ऑफ मासिव स्टार्स, ये मतलब अवशेष होते हैं मासिव स्टार्स के, दैट एक्सप्लोडेड इन सुपरनोवा। सुपरनोवा में जैसे जब न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाती है तो एक्सप्लोड कर जाते हैं। दे आर एक्सट्रीमली डेंस विथ मासेज 1.44 टाइम्स ऑफ द सन कंप्रेस्ड इनटू जस्ट 10 to 12 किलोमीटर। ए शुगर क्यूब साइज्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल वुड वेट बिलियन टन्स ऑन अर्थ, मतलब इतना वजन रहता है एक चम्मच का। ठीक, सुपरनोवा क्या होता है, इट्स एन एक्सप्लोजन, मतलब ये स्टार्स का एक्सप्लोजन होता है सुपरनोवा। इट्स लीड टू आइदर ए न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, या तो इसकी वजह से न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं या तो क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है। ठीक, तो ये मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। बाइनरी स्टार, टू स्टार्स ऑर्बिटिंग ए कॉमन सेंटर, मतलब एक कॉमन सेंटर है दो स्टार्स का, तो वो बाइनरी स्टार। एस्टेरॉयड स्मॉल रॉकी बॉडीज, इसको एस्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है, इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स, तो ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो खूब तेज ऐसा एकदम रोटेट करते हैं, वही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। और अरे यार भूल गया, पल्सर्स आर हाईली मैग्नेटाइज्ड एंड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। जब सुपरनोवा होता है, एक बड़ा स्टार जब 1.44 गुना हो जाता है तो टूटता है, तो फिर क्या होता है, ब्लैक होल बनता है और न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं। और वही न्यूट्रॉन स्टार जब खूब तेज ऐसे घूमता है तो वो क्या हो जाता है, पल्सर हो जाता है। तो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार दैट एमिट्स बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम देयर मैग्नेटिक पोल्स, तो वही क्या हो जाते हैं, पल्सर हो जाते हैं। दीज बीम स्वीप अक्रॉस अर्थ लाइक ए लाइट हाउस बीम डिटेक्टेड एज रेगुलर रेडियो पल्सेस। पहले बर्नल ने डिस्कवर किया था 1967 में। ग्रुप ऑफ स्टार्स आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, explosion of star supernova, radio waves emitted by star partially true but it's a result not a definition। सॉरी, एस्टेरॉयड के बारे में बताना भूल गया। एस्टेरॉयड एक छोटा मतलब रॉकी ऑब्जेक्ट होता है जो सोलर सिस्टम में घूमता है। ये प्लैनेट जैसा ही होता है लेकिन इसका साइज छोटा होता है और इसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक, और ये कहाँ मिलता है, ये मार्स और जुपिटर के बीच, अर्थ के बाद मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर, इन्हीं के बीच में क्या है, एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। देखिए मार्स के बाद क्या गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। ठीक, ट्रोजन्स जुपिटर के ऑर्बिट के आगे और पीछे बने स्टेबल पॉइंट्स में कहाँ मिलते हैं, ये मेन एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच। नियर अर्थ एस्टेरॉयड जो पृथ्वी के ऑर्बिट के पास से गुजरते हैं उन्हें नियर अर्थ ऑर्बिट। ट्रोजन्स क्या कहते हैं, जुपिटर के ऑर्बिट के आगे और पीछे बने स्टेबल पॉइंट्स में रहते हैं ट्रोजन्स। ठीक, एस्टेरॉयड और कॉमेट में मतलब अंतर क्या है, एस्टेरॉयड जो है होता है वो पत्थर और धातु से मतलब मेटल से बना होता है, जबकि कॉमेट बर्फ धूल और चट्टान से। ठीक, एस्टेरॉयड में कोई टेल नहीं होती है, जबकि कॉमेट में सूर्य के पास जाता है तो क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेल बनाते हुए जाता है क्योंकि भाई वेपराइज होता है। एस्टेरॉयड ये एस्टेरॉयड बेल्ट यानी कि मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में, जबकि कॉमेट क्यूपियर बेल्ट में प्लेटो के उधर पाया जाता है। ठीक है,
ये वाला मामला इसके साथ, बेचारे के साथ। कॉमेट दूर से आता है, एस्टेरॉयड यहीं मार्स, और क्या बताया जाए, ग्रहों का भी एकदम पागल कर दिए हैं बेचारों को। विच कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: सिफेट्स, giant clouds of dust and gas in space। नहीं, सिफाइड्स आर वेरिएबल स्टार्स दैट पीरियोडिकली ब्राइटन एंड डिम, मतलब जो समय समय पे जल जाते हैं फिर डिम हो जाते हैं। दे आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड कैंडल्स इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर कॉस्मिक डिस्टेंस। सिफेट्स कैंडल के रूप में। नेबुला आर इंटरस्टेलर क्लाउड्स, ऑफ गैस एंड डस्ट। नेबुला जो होता है ऑफ गैस एंड डस्ट। देखिए, नेबुला इंटरस्टेलर का मतलब होता है तारों के बीच का स्पेस या उससे संबंधित कोई भी वस्तु, घटना या सफ़र। जब हम कहते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस, तो हम उस जगह की बात कर रहे होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दो स्टार्स के बीच होती है। जो इंटरस्टेलर मतलब हम लोगों के किसके बाहर, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दो स्टार्स के बीच जो हो रहा होता है, वही क्या होता है, इंटरस्टेलर स्पेस। सोलर सिस्टम के बाहर का वो खाली स्पेस जहाँ कोई प्लैनेट नहीं होता, बस डस्ट, गैस और कॉस्मिक रेज होती हैं। इंटरस्टेलर ट्रेवल, जब कोई स्पेसक्राफ्ट एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम तक सफ़र करे, जैसे सन से किसी और तारे के पास, तो उसे इंटरस्टेलर ट्रेवल कहते हैं। अभी तक सिर्फ ये मतलब स्काई फाई आइडिया था, लेकिन नासा का वोयेगर 1 और 2 इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। बताइए, इंटरस्टेलर वो मूवी देखे हैं ना, क्रिस्टोफर नोलान की मशहूर, जिसमें लोग इंटरस्टेलर ट्रेवल करते हैं एक स्टार से दूसरे स्टार सिस्टम में। चीप बात है। पल्सर्स, न्यूट्रॉन फॉर्म्ड व्हेन मासिव स्टार कोलैप्स। और पल्सर्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कूदते नाचते हैं, ये स्टार्स होते हैं। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स फॉर्म्ड फ्रॉम सुपरनोवा रेमेनेंट्स। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस, what prevent them from reaching surface of earth? Earth's magnetic field divert them towards its poles। देखिए, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं स्पेस में, क्या उनको रोकता है पृथ्वी पे आने पे? तो हम लोगों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइवर्ट करती है देम टूवर्ड्स इट्स पोल, वो डाइवर्ट कर देती है पोल की तरफ जाने के लिए। दीज पार्टिकल्स मेनली प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सन कॉल्ड द सोलर विंड are deflected by Earth's magnetic field. The particles are channeled towards the poles, leading the phenomena like auroras ही होता है। इसी वजह से पोल्स पे होता है। देखते हैं, ये आयनोस्फीयर में होता है। The Van Allen belts trap many of these particles। Van Allen belts क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी मामला बना देता है, ठीक है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इररिलेवेंट है, ठीक है। मेजर सोलर स्टॉर्म, यानी कि सोलर फ्लेयर इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट करता है सोलर फ्लेयर क्या क्या इफेक्ट करता है? सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस कॉज जीपीएस फेलियर, सही है। रेडियो वेव्स डिस्टर्बेड बाय आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, हाँ भाई, जब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा या चार्जेस आएंगे तो मामला तो दिक्कत में बदलेगा ही बदलेगा, सही बात है। सुनामी, नो लिंक बिटवीन सोलर फ्लेयर एंड ओशियानिक मूवमेंट्स। पावर ग्रिड डैमेज, हाँ। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करेंट्स अफेक्ट ट्रांसफार्मर्स, हाँ, मतलब जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक से या मैग्नेट से रिलेटेड रहेंगी वहाँ गड़बड़ होगा। इंटेंस ऑरोरास, हाँ। टू इंक्रीज पार्टिकल इंट्रैक्शन नियर पोल्स, तो ऐसे रंगीन पूरा एकदम, वो साउथ पोल में ऑरस
अरोरा कहते हैं, और बी नॉर्थ पोल में बी से शुरू होता है, वो अरोरा कहते हैं। फॉरेस्ट फायर नहीं। सैटेलाइट ऑर्बिट डिस्टर्बेंस बिल्कुल होगा। इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक ड्रैग ड्यू टू हीटिंग। शॉर्ट वेव रेडियो डिसरप्टेड बिल्कुल, नोटेबली ओवर पोलर रीजन पे। ठीक है, तो ये मामला। कॉमेट्स आर आइसी कोलेस्ट्रियल बॉडी विद डस्ट टेल्स एंड आयरन टेल्स। द टेल ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन ड्यू टू सोलर विंड एंड रेडिएशन प्रेशर। अरोरा क्या होते हैं? अकर्स व्हेन सोलर विंड पार्टिकल्स कोलाइड विद गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अर्थ अपर एटमॉस्फेयर पे। जब ये सोलर विंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब टकराते हैं, तो अरोरा बनता है। कॉजेज ग्रीन, रेड एंड पर्पल ग्लोइंग लाइट्स नियर पोल्स। अरोरा बोरेलियस है, ये किधर होता है? नॉर्थ पोल में होता है, और ऑस्ट्रेलिया साउथ पोल में होता है। सोलर फ्लेयर और सीएमई। सोलर फ्लेयर बर्स्ट ऑफ रेडिएशन होता है सूर्य का, ठीक। सीएमई ह्यूज इजेक्शन ऑफ सोलर प्लाज्मा इनटू स्पेस, मोर डैमेजिंग टू पावर ग्रिड्स एंड सैटेलाइट्स। अब आते हैं हम लोग एजर्सन रीजन बेस्ड स्पेस शटल रेडियो कॉन्टैक्ट लॉस। ए स्पेस शटल लूजेज रेडियो कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड स्टेशन फॉर ए वाइल ड्यूरिंग लैंडिंग ऑन अर्थ। बिल्कुल सही है। एज स्पेस शटल इंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर द शटल सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेज विच आयोनाइजेज द सराउंडिंग एयर। बिल्कुल सही है, तभी तो मामला गड़बड़ होता है। हाँ, when a spacecraft re-enters Earth atmosphere, frictional heating occurs due to collision with air particle। मतलब जब इंटर कर रहा होता है स्पेसक्राफ्ट अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो फ्रिक्शनल हीटिंग की वजह से कोलिजन होता है एयर पार्टिकल्स में। तो दिस फ्रिक्शन रेजेस द टेम्परेचर टू 2000 डिग्री सेल्सियस टू 3000 डिग्री सेल्सियस। बताइए। आयोनाइजिंग द सराउंडिंग गैसेस एंड क्रिएटिंग ए प्लाज्मा शीट, और एक प्लाज्मा शीट बना देता है वो। Ionized interferes with radio signals. Ionized plasma interferes with radio signal electromagnetic waves, blocking communication for a few minutes. This period is called blackout zone or communication blackout. Therefore, both assertion and reasons are ठीक है। Consider the following statement. A geostationary satellite is at an approximate height of 36,000 km. FM transmission of a music is of very good quality because of atmospheric or man-made noises which are generally frequency variation can do little harm. हाँ, ये है, हो सकता है। ठीक। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज पोजिशन एट अप्रॉक्सीमेटली 36,000 समझ लीजिए, 35,786 किलोमीटर अबव द इक्वेटर। दिस इज कॉल्ड क्लार्क ऑर्बिट। ये क्या कहते हैं? क्लार्क ऑर्बिट कहते हैं। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सिग्नल्स आर रेसिस्टेंट टू एम्पलीट्यूड नॉइस which is common in AM, hence FM offers better sound quality। FM साउंड क्वालिटी और AM क्या कहता है? ऑडियो क्वालिटी है। FM वर्सेस AM। FM वराइज फ्रीक्वेंसी और AM वराइज एम्पलीट्यूड। एटमॉस्फेरिक नॉइज इफेक्ट एम्पलीट्यूड मोर देन फ्रीक्वेंसी। मतलब एटमॉस्फेरिक नॉइज जो होता है वो एम्पलीट्यूड को अधिक इफेक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी को कम। ठीक। तो इस वजह से अगर आपको आवाज़ वाला मामला करना है तो फ्रीक्वेंसी वो करना पड़ेगा। FM इज लेस प्रोन टू स्टैटिक नॉइज एंड ऑफर्स हाई SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, हाई SNR। ए सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले इज इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। टेलीकम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी, हाँ सही है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए सही है। मतलब 36,000 किलोमीटर ऊपर। सैटेलाइट इज सेट टू बी इन सच ऑर्बिट, द ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस। बिल्कुल सही है। द ऑर्बिट इज सर्कुलर, ये भी सही है। द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर, हाँ अर्थ के इक्वेटर पे ऐसे ऐसे। ठीक। और जबकि पोलर वाला कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज अ टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट that is circular and lies above the equator
At this position, the satellite matches Earth's rotation, appearing stationary from the ground. The actual height is 35,700. एक्चुअल हाइट कितना है इसका? 35,786 किलोमीटर। ठीक, तो ये गलत है। द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, द ऑर्बिट इज सर्कुलर। ठीक, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर। सही है। जियोसिंक्रोनस मतलब पीरियड मैचेस अर्थ रोटेशन, मतलब अर्थ के रोटेशन 24 घंटे रोटेट कर रहा है तो उससे मैच करना चाहिए। सर्कुलर ऑर्बिट मस्ट बी सर्कुलर टू मेंटेन फिक्स्ड पोजीशन, सर्कुलर रहेगा तभी तो फिक्स पोजीशन वो करेगा। इक्वेटोरियल मस्ट ऑर्बिट एबव इक्वेटर टू अपीयर स्टेशनरी, और लगभग 35,786 किलोमीटर है, और 22,236 माइल्स है, किलोमीटर नहीं है। प्लाज्मा शीथ ड्यूरिंग री एंट्री, ये क्या होता है? द फिनोमिना दैट कॉजेस टेम्पोरेरी रेडियो ब्लैकआउट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा अराउंड द शटल। जब मतलब क्यों, मतलब जो इस पे आता है, मान लीजिए कोई आ रहा है स्पेसक्राफ्ट धरती के अंदर मैनमेड, तो क्या हो जाता है, मतलब पूरा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब थोड़ी देर के लिए खत्म होता है, क्योंकि फिनोमिना दैट कॉजेस टेम्परेरी रेडियो ब्लैकआउट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा अराउंड द शटल, शटल के अराउंड आयन चार्जेस, आयन्स गैसेज बन जाते हैं। ठीक, विच ब्लॉक्स कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी, जो ब्लॉक कर देते हैं कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज को। प्लाज्मा इज ए स्टेट ऑफ मैटर वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड फ्रॉम आइटम्स लीडिंग टू फ्री मूविंग आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दीज इंटरेक्ट विथ रेडियो वेव्स। यही सब इंटरेक्ट कर देते हैं रेडियो वेव से, यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एडवांटेज, टेलीकम्युनिकेशन बेस्ट सूटेड टू टीवी ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन रिले। देयर फिक्स्ड पोजीशन अलाउ कंटिन्यूअस कवरेज ऑफ ए रीजन ऑन अर्थ। डिसएडवांटेज क्या है? पुअर कवरेज नियर पोल्स, पोल्स के पास बहुत पुअर कवरेज होता है। FM वर्सेस AM FM frequency modulation, better audio quality used in music, line of sight transition, used in radio and telemetry. FM. AM amplitude modulation used in long term broadcast like talk radio, more susceptible to noise. Okay जी, what is geostatic position? geostatic position क्या होता है? ये सभी समझिए। जियो स्टेशनरी मतलब ऐसे ही कि पृथ्वी है अपनी इक्वेटर के ऊपर, सैटेलाइट है मान लीजिए, तो ये एक फिक्स्ड एरिया कवर कर रही है, और ये ऐसे ही जियो सिंक्रोनस है, मतलब जितना पृथ्वी घूम रहा है उतना ही 24 घंटा में ये भी घूम रहा है। जियो स्टेटिक पोजिशन मीन्स ए फिक्स्ड लोकेशन इन द स्काई रिलेटिव टू अ पॉइंट ऑन अर्थ। इट अकर्स व्हेन सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ एट ए स्पीड मच सच दैट इट अपीयर्स स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। कि मतलब ऐसे मूव कर रहा है जैसे मतलब वो वहीं पे है हमेशा। दिस इज ट्रू फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स विच हैव सेम रोटेशनल पीरियड एज अर्थ। अब ये देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का सेम रोटेशनल पीरियड है जितना अर्थ का है, जैसे अर्थ का है। तो जियो स्टेटिक पोजिशन एक फिक्स्ड पोजिशन जहाँ ये सैटेलाइट इन द स्काई रिलेटिव टू कोई पॉइंट ऑन अर्थ, जो इस मतलब किसी एक पॉइंट अर्थ के उससे रिलेटिव हो। It occurs when satellite moves around the earth at a speed such it appears stationary। ये जैसे जैसे ऐसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ये भी घूमेगा। ठीक, और जो मान लीजिए पृथ्वी के सरफेस पर जो देखेगा कहेगा ओहो हाँ वो तो एकदम सेम जगह पे है। ठीक, तो यही बात है। अर्थ स्टॉपिंग अराउंड द सन नहीं, अनरिलेटेड टू जियो स्टेशनरी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट बिटवीन मून एंड अर्थ रिफर टू लैग्रेरियन पॉइंट्स। मून और अर्थ के बीच लैग्रेनियन पॉइंट्स उसे कहते हैं। अच्छा, ये जो है जियोस्टेटिक पोजीशन एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ सिंक्रोनिसिटी विथ अर्थ रोटेशन, मतलब अर्थ के हिसाब से ही वो चल रहा है, जैसे अर्थ चल रहा है वैसे ही, फिक्स डिस्टेंस नहीं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स एट ए फिक्स्ड हाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट
orbits Earth at a fixed altitude 35,786 km above equator. This ensures that it has orbital period 24 hours, appearing stationary from Earth. अर्थ से क्या एकदम ऐसे एकदम दिखेगा कि स्टेशनरी है. इन विच एटमॉस्फेयर लेयर आर कम्युनिकेशन सेटेलाइट लोकेटेड. कम्युनिकेशन सेटेलाइट के एक्सोस्फीयर सबसे बाहरी वाले में. Exosphere, exosphere is the outermost layer of Earth's atmosphere, 5,100 km and beyond. It's almost a vacuum and suitable for placing communication and weather satellites, especially in geostationary orbits. मतलब 36,000 किलोमीटर. Stratosphere, commercial aircraft fly here. ओजोन लेयर लोकेटेड हियर. स्ट्रेटोस्फीयर में एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और ओजोन लेयर यहीं रहता है. आयनोस्फीयर इम्पॉर्टेंट फॉर रेडियो सिग्नल रिफ्लेक्शन. ट्रोपोस्फीयर वेदर फिनोमिना अकर हियर. ठीक. तो टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या है? 24 आवर. ए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ वंस एवरी 24 आवर्स, matching Earth's rotation. Hence, it appears fixed at Earth's surface. It orbits at 35,786 km altitude in a equatorial plane. अच्छा, डायग्राम रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्यूरेट पाथ ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट. वो क्या होता है? सर्कुलर होता है. परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट. जियो स्टेशनरी सेटेलाइट रिवॉल्व इन a सर्कुलर पाथ above the equator. एकदम सर्कुलर पाथ पे वो ट्रेवल करता है. देखिए, जो अपना जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होता है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में एकदम. ठीक. नासास केपलर टेलीस्कोप इज मीन टू फाइंड अर्थ लाइक प्लैनेट्स. अर्थ लाइक प्लैनेट मतलब केपलर का क्या इस्तेमाल, मतलब क्या उद्देश्य था कि वो अर्थ लाइक प्लैनेट ढूंढे. केपलर टेलीस्कोप का. केपलर मिशन फोकस्ड ऑन डिस्कवरिंग Earth-sized planets in the habitable zones of the Earth of other stars. It discovered 2,600 plus exoplanets, many of which have potential for life. Okay. चंद्र एक्सरे टेलीस्कोप नेम्ड आफ्टर होम. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी. इनको वो भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी. Named in honor of Subramaniam Chandrasekhar, an Indian-American astrophysics and Nobel laureate, 1983, for work on stellar evolution. He developed Chandrasekhar limit 1.4 solar masses, which defines the maximum mass a white dwarf can have before collapsing into neutron star or black hole. मतलब इसके बाद क्या होगा? वो विस्फोट कर जाएगा. ठीक. सीवी रमन जी रमन इफेक्ट के लिए 1930 में मिला था. जेसी बोस जी पायनर ऑफ रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स. पीसी रॉय जी केमिस्ट थे. अच्छा, वाइट डॉर्फ क्या होता है? एक ऐसा डेड स्टार होता है जो पहले एक नॉर्मल स्टार था, लेकिन जब उसका न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो अपने आप में कोलैप्स हो जाता है और एक छोटे और बहुत डेंस वाइट स्टार के रूप में बदल जाता है. इसमें कोई फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन ये बहुत गर्म होता है और धीरे धीरे कूल डाउन करता है. ये कैसे बनता है? बनता है जब एक ओरिजिन इसकी होती है, बनता है जब सन जैसा स्टार रेड जायंट बनने के बाद अपना आउटर लेयर खो देता है.
मतलब खूब बड़ा बन गया, उसके बाद अपना आउटर लेयर खो देता है। लगभग अर्थ के साइज का होता है, लेकिन मास सूर्य के लगभग बराबर हो सकता है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, ब्राइटनेस वाइट हॉट होने के बाद कारण ये चमकता है, वाइट हॉट होने के कारण ये चमकता है, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। फ्यूजन, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होती, ये सिर्फ अपनी बची खुची थर्मल एनर्जी रेडिएट करता है। और उसके बाद क्या होता है, कई बिलियन सालों तक ये कूल होकर ब्लैक डॉर्फ बन जाता है, बन सकता है। लेकिन यूनिवर्स अभी इतना पुराना नहीं हुआ कि कोई ब्लैक डॉर्फ एग्जिस्ट करे, बताइए। अच्छा, ये वाइट डॉर्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में अंतर क्या होता है, देख लिया जाए। वाइट डॉर्फ का साइज मतलब हमारी पृथ्वी कितना होता है। ओरिजिन स्टार टाइप क्या होती है, मीडियम जैसे सन का होता है, फ्यूजन नहीं होता है और डेंसिटी बहुत हाई होती है। न्यूट्रॉन का एक शहर कितना बड़ा होता है और मासिव स्टार होता है। ओरिजिन मतलब सुपरनोवा में जो वो होता है, छोटे छोटे टुकड़े, वो फ्यूजन नहीं होता है और डेंसिटी एक्सट्रीमली हाई होती है। ब्लैक होल ये भी सुपरनोवा से ही वो होता है, साइज एक पॉइंट लाइक साइज होता है, किसी भी तरीके से साइज होता है। ओरिजिन बहुत मासिव स्टार से मतलब, और फ्यूजन नहीं होता है, डेंसिटी लेकिन इनफाइनाइट होती है। तो ये मामला है हम लोगों का वाइट डॉर्फ का। जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट एबो इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड फिक्स्ड इन स्काई, मतलब इक्वेटर पे रहेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड पे और स्काई में फिक्स्ड रहेंगे। जियो सिंक्रोनस सेम ऑर्बिटल पीरियड एज अर्थ बट नॉट नेसेसरली एबो इक्वेटर में अपीयर टू ऑस्किलेट। देखिए, मतलब जियो सिंक्रोनस ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या रहे, इक्वेटर के ऊपर रहें, मतलब वो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन वो जैसे पृथ्वी 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है वैसे ही मतलब वो भी 24 घंटा में मतलब वो लगाते हैं, ठीक। में अपीयर टू ऑस्किलेट। एक्सोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर। एक्सोस्फीयर नियर वैक्यूम आउटर मोस्ट एटमोस्फीयर यूज्ड फॉर सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट। आयनोस्फीयर आयोनाइज्ड गैसेज रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स क्रिटिकल फॉर एचएफ रेडियो कम्युनिकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं हम लोग केपलर्स मिशन। पेव्ड वे फॉर मिशन लाइक टेस ट्रांजिटिंग एक्सो प्लानिट सर्वे सैटेलाइट रिवील द डाइवर्सिटी ऑफ प्लानिटरी सिस्टम इन आवर गैलेक्सी। चंद्रशेखर लिमिट फंडामेंटल कंसेप्ट इन स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स helps understand white dwarfs, neutron stars and black holes. अब आते हैं हम लोग, ये देखते हैं निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नासा और इसरो द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फिर क्या बन गया ये, निसार, ए जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन बाय नासा एंड इसरो। इट एम्स टू मॉनिटर अर्थ सरफेस चेंजेस लाइक क्रिस्टल डिफॉर्मेशन, earthquake, landslide, glacier movement with radar imaging, L band and S band। कब प्लान किया गया, 2024 में बाई GSLV MK2 फ्रॉम इंडिया। नासा प्रोवाइड L band radar, साइंस डाटा सिस्टम, कम्युनिकेशन सब सिस्टम। इसरो प्रोवाइड S band radar, स्पेसक्राफ्ट बस, लॉन्च व्हीकल, मिशन ऑपरेशंस, ठीक है। तो निसार जो है नासा और इसरो मिलकर बना रही हैं निसार को, और ये एल बैंड और एस बैंड का अध्ययन करेगा। विथ रेफरेंस टू द एस्ट्रोसैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एस्ट्रोसैट, सेवरल नेशन बिसाइड यूएसए एंड रसिया, जैसे
यूरोपियन एजेंसी, जापान, चाइना हैव लॉन्च सिमिलर ऑब्जर्वेटरी। नहीं, इंडिया इज नॉट द ओनली वन बिसाइड द यूएसए एंड रसिया। एस्ट्रोसैट एक्चुअल मास इज 1513 किलोग्राम, प्लेस्ड इन लगभग प्लेस्ड इन 650 किलोग्राम लो अर्थ ऑर्बिट at 6 degree inclination, launched by PSLV C-30 on 28 September 2015. It observes the universe in multi-wavelength UV, X-ray and optical इन wavelength पे ऑब्जर्व करता है। मतलब एस्ट्रोसैट की तरह कई सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं। The world's highest ground-based telescopic observatory is located at, देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्योज एटाकामा ऑब्जर्वेटरी चिले में। कितना ऊपर है? 5640 मीटर। चिली एटाकामा में टोक्यो की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के एटाकामा ऑब्जर्वेटरी ने वो किया है। एटाकामा ऑब्जर्वेटरी चिले। Earlier India's Indian Astronomical Observatory at Henley, Ladakh, 4500 meter, was considered the highest। इससे पहले अपना हेनले जो लेबोरेटरी था लद्दाख में। करंट जो है वो चिली का एटकामा ऑब्जर्वेटरी है। कौन? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने बनाया चिली। फिर इससे पहले हेनले लद्दाख में जो था अपना इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल था वो था। ड्यू टू एल्टीट्यूड एडवांसमेंट इन चिली एंड हवाई, इंडिया नो लॉन्गर होल्ड द रिकॉर्ड। ठीक। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इज इंडियाज स्पेस एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एस्टेब्लिश्ड इन 15 अगस्त 1969। कब? 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था। विजनरी कौन थे? विक्रम साराभाई जी थे। हु वाज इसरोज चेयरमैन व्हेन इनसेट 3B वाज लॉन्च? तो कस्तूरी रंजन जी थे। इनसेट 3B लॉन्च हुआ था 21 मार्च 2000 को एरियाना 5G से कोर्गो फ्रेंच गुआना से। फ्रेंच गुआना मैं भूल गया था। फ्रेंच गुआना देखना, तो फ्रेंच गुआना है कहाँ? फ्रेंच गुआना वेस्ट अफ्रीका में है। ये पहले फ्रांस के अंडर कंट्रोल में था, वेस्ट अफ्रीका में है। फ्रेंच गुआना सिएरा लियोनी के ऊपर है। चेयरमैन कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन उस समय के बाद हो रही है। इसरोज माइलस्टोन फाउंड इन 1969, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। की प्रोजेक्ट चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, निसार। सब्सिडियरीज अंतरिक्ष कॉर्प, NSIL, इन स्पेस। ठीक। एस्ट्रोसैट फीचर क्या है? मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन इन UV, ऑप्टिकल, एक्सरे। एम्स क्या है? स्टार फॉर्मेशन, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली, कंपेरेबल टू नासाज हब्बल प्लस चंद्र, बट लो कॉस्ट। एस्ट्रोसैट ये अपने भारत का है। मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी। निसार हाइलाइट्स यूज सिंथेटिक एपरेचर रडार, L बैंड नासा, S बैंड इसरो। डिटेक्ट चेंजेस इन अर्थ सरफेस लेस देन 1 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन। फोकस ऑन क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, डिजास्टर, ग्लेशियर मेल्ट। इनसेट 3B अर्ली सैटेलाइट ऑफ इनसेट 3 सीरीज सपोर्टेड टेलीकॉम, इंटरनेट, वीसेट नेटवर्क। इनसेट सीरीज इंडियाज कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन बैकबोन। ठीक है। हु इज द न्यू चेयरमैन? अभी जो है मतलब S सोमनाथ जी हैं इसरो के चेयरमैन।
इसरो के चेयरमैन जो है अभी, इसरो के चेयरमैन अभी एस सोमनाथ जी हैं। अरे सॉरी, अभी फिलहाल डॉक्टर वी नारायणन जी हैं। डॉक्टर वी नारायणन, ठीक। डॉक्टर वी नारायणन है अभी। ये 8 जनवरी 2025 को बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। इंडिया टेलीकम्युनिकेशन इज लिंक टू सैटेलाइट, सही है। इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर स्टार वार, अरे यार ये सब क्या है। नहीं, इनसेट सीरीज सपोर्ट टेलीकॉम वेदर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक। इनसेट बैकबोन ऑफ टेलीकॉम है, जबकि स्टार वार का प्रिपरेशन, हे भगवान, नहीं, ठीक। तो ये है अपना मामला। इंडियन सैटेलाइट सीरीज यूज्ड फॉर टेलीकॉम सिस्टम के लिए इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, वेदर एंड रिसर्च एंड रेस्क्यू, ठीक। IRS क्या करता है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करता है। कार्टोसाइट कार्टोग्राफिक मैपिंग पर्पज के लिए है कार्टोसाइट, ठीक। तो यहाँ हम लोग को करते हैं, बाकी अगले मिलते हैं। थैंक यू, बाय।